हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल असेंबल टू लर्न। फ्रेंड्स, इस वीडियो पे मैं एनवीएस पीजीटी फिज़िक्स पेपर जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसका फिज़िक्स पार्ट का क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व की हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक का सोल्यूशन मेरे लास्ट वीडियोस पे आपको मिल जाएगा। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। तो आज के लिए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। Question number 11 is electrons can be accelerated to very high energies by means of electrons can be accelerated to very high energies। ये तो बीटाट्रॉन होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा तो कुछ ऑप्शन नहीं है, तो फिर भी बीटाट्रॉन इसका आंसर होगा। बीटाट्रॉन क्या होता है? इज द पार्टिकल एक्सेलरेटर दैट यूज टू Betatron is the particle accelerator that uses the electric field induced by a varying magnetic field to accelerate electrons, that is beta particles, to high speed in a circular orbit। और यहाँ पे जो दिया गया है साइक्लोट्रॉन जो डिवाइस है वो होता है यूज टू एक्सेलरेट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स लाइक अल्फा पार्टिकल्स और ड्यूटेरॉन्स टू एक्वायर एनफ एनर्जी टू कैरी आउट न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। और जो दिया गया है सिंक्रोट्रॉन होता है पार्टिकल एक्सेलरेटर जो कि यूज़ होता है टू इम्पार्ट एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन ऑर्डर टू कैरी आउट एक्सपेरिमेंट्स इन पार्टिकल एक्सेलरेटर्स। तो बीटाट्रॉन आंसर होना चाहिए। सीटाट्रॉन तो दिया गया है, में भी प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। इन ए गेम ऑफ टग ऑफ वार एट ए पर्टिकुलर स्टेज टीम ए पुल्स टीम बी विथ ए फोर्स एफ एंड टीम बी पुल्स टीम ए विथ ए फोर्स एफ। टेंशन इन द रोप इज, मतलब ऐसे एक टग ऑफ वार चल रहा है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। ए अपने तरफ एफ फोर्स से खींच रहा है, बी भी अपने तरफ एफ फोर्स से खींच रहा है। टेंशन स्ट्रिंग मतलब रोप तो यहाँ पे सेम ही है। जब स्ट्रिंग सेम होता है तो हमारा टेंशन सेम होता है, तो यहाँ पर टेंशन भी एफ ही होगा क्योंकि एक ही रोप है, सेम रोप है, तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? एज द फोर्स इज टू टॉर्क मास इज टू, मतलब ये रेशियो टाइप का है। फोर्स अगर टर्क के बराबर होता है तो मास क्या होगा? फोर्स, हमें टर्क का फॉर्मूला पता है, हमारा टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसी तरह यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होता है हमारा एम आर स्क्वायर, एम जो कि मास आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर मतलब यहाँ पे एम मास है और आर वही डिस्टेंस है। तो अगर यहाँ पे टॉर्क और रिलेटेड टू फोर्स रिलेटेड टू टॉर्क है तो मास रिलेटेड टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा क्योंकि आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 14 में पूछा गया है ए बी इज द आर्क ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस आर व्हिच सेंटर इज एट ओ where it subtends an angle 60 डिग्री, सेंटर पे 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। m is the midpoint of the arc AB, सेंटर ऑफ मास ऑफ आर्क लाइज एट पॉइंट C पे सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है ऑन OM सच दैट OC इज इक्वल टू, हमें OC का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे केसेस में जो सर्कुलर आर्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना पड़ता है। ऐसा एक आर्क हम ड्रॉ करेंगे जहाँ पे ये है सेंटर, O है सेंटर ऑफ द सर्किल, आर्क सेंटर ऑफ द आर्क, यहाँ पे ये 60 डिग्री दिया गया। मतलब ऐसे अगर आर्क है, आर्क जो ए बी आर्क है उसमें सेंटर 2 थीटा है, मतलब सेंटर पे आर्क 2 थीटा डिग्री सबटेंड एंगल सबटेंड कर रहा है। तो और ये ओ सी है, ओ सेंटर ऑफ मास सी पॉइंट पे लाई कर रहा है। तो ओ से लेके सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस एक्स सी अगर हम लेते हैं तो एक्स सी का फॉर्मूला एक होता है आर साइन थीटा बाई थीटा, मतलब आर रेडियस साइन थीटा, जो जितना एंगल सबटेंड कर रहा होगा उसका हाफ डिवाइडेड बाई थीटा। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है ये एंगल 60 डिग्री, मतलब हमारा 2 थीटा 60 डिग्री हो गया, तो थीटा 30 डिग्री हो गया। एक्स सी मतलब ओ सी, यहाँ पर ओ सी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो आर साइन थीटा बाई थीटा लेंगे। साइन थीटा का वैल्यू हाफ होता है, 30 डिग्री को हम पाई बाई 6 लिखते हैं, तो ओ सी का वैल्यू हमें मिल जाएगा 3r बाई पाई, जो कि हमारा आंसर है 3r बाई पाई, 3r बाई पाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए वायर इट्स रेजिस्टेंस विल, मतलब एक वायर का अगर हम टेम्परेचर
इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है मतलब जो एटम्स होंगे इनसाइड द वायर, जो मटेरियल, वायर का जो मटेरियल होगा उसके इनसाइड जो एटम्स होंगे वो वाइब्रेट करेंगे। जब एटम्स वाइब्रेट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा एटम्स वाइब्रेट होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोलिजन भी होगा, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, मतलब रेजिस्टेंस विल इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट है द टर्म लो स्पीड एंड हाई स्पीड अप्लाइड टू लॉजिक सर्किट्स रेफर टू द। लॉजिक सर्किट्स में ये जो लो स्पीड और हाई स्पीड ये रिलेटेड होता है प्रोपागेशन डिले टाइम के साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव। आइसोटोप क्या होता है, जो जिसका सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर। सेम एटॉमिक नंबर मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, और डिफरेंट मास नंबर मतलब न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होगा। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट अनइक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। थ्री स्टेटमेंट्स आर गिवन बेस्ड ऑन न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। 3 स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सा, आइडेंटिफाई व्हिच अमंग दिस इज और आर करेक्ट, कौन सा सही कौन सा गलत है। फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट पॉइंट है द फोर्स बिटवीन टू मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। तो हम यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारा फोर्स होता है F इज इक्वल टू Gm/m/r²। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मास के साथ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये तो सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फोर्स बिटवीन टू मासेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस का स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। F इज इक्वल टू Gmm/r², ये दिख रहा है कि r² के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उसी तरह ये भी सही हो जाएगा, P करेक्ट, Q करेक्ट। अब द एक्सेलरेशन विथ which an apple falls towards the earth is same as that with which the moon falls towards the earth assuming they are at the same distance from the earth। मतलब एक एप्पल भी गिर रहा है और एक मून भी उसी तरह फॉल कर रहा है, मतलब टुवर्ड्स अर्थ, तो दोनों अर्थ से सेम डिस्टेंस पे भी है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल g इज इक्वल टू Gm/r²। ये जो कैपिटल एम है ये मास ऑफ अर्थ है, मतलब हमारा जो एक्सेलरेशन है ये मून या फिर एप्पल किसी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है जो कि सेम दिया गया है, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा। तो हमारा ये ऑप्शन पॉइंट नंबर आर भी सही हो गया, तो P Q R तीनों सही हो जाएंगे। 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट slits are separated by 0.28 mm. Screen is placed 1.4 meter away slit से। Distance between fourth bright fringe and central bright fringe दिया गया है 1.2 सेंटीमीटर। वेवलेंथ ऑफ लाइट हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका तो स्मॉल डी वैल्यू मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स दिया गया है 28 mm, जो कि हम उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.28 इंटू 10⁻³ मीटर। डी का वैल्यू 1.4, स्लिट एंड स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। फिर फोर्थ सेंट्रल ब्राइट से फोर्थ ब्राइट फ्रिंज तक का डिस्टेंस हम y4 भी लिखते हैं, जो कि हमारा y nth ब्राइट होता है, फॉर्मूला ND λ/d। तो फोर्थ ब्राइट तक का हम लिखेंगे 4D λ/d। तो यहाँ पे कैपिटल D का वैल्यू और स्मॉल d का वैल्यू और y का वैल्यू, y फोर्थ ब्राइट का वैल्यू सब पुट करने के बाद हमें लैम्डा का वैल्यू मिल सकता है। लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 600 इंटू 10⁻⁹ दैट इज लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा 600 नैनोमीटर। 600 नैनोमीटर दैट इज 600 नैनोमीटर इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट हमारा आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, जो कि दिया गया है फेज डिफरेंस फाई एंड पाथ डिफरेंस डेल्टा रिलेटेड एज। हमें तो पता है हमारा फेज डिफरेंस जो फाई होता है वो के डेल्टा एक्स होता है, अगर हमारा डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस है तो, और के का वैल्यू 2π/λ होता है। तो ये ऑप्शन 4 में जो दिया गया है फाई इज इक्वल टू 2π/λ डेल्टा, ये सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए क्वेश्चन नंबर 20 हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो यहाँ पे ख़त्म होता है ये वीडियो, और बाकी क्वेश्चन का सलूशन मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो पे अपलोड कर दूँगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो KVS और NVS किसी भी एक पॉजिटिव फिजिक्स एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं।